हेलो फ्रेंड्स, आई एम सेवर्थ मांडा फ्रॉम अनम इंस्टीट्यूट। आज अपन इस वीडियो में सेल ऑफ गुड्स एक्ट स्टार्ट करेंगे। बहुत सिंपल है, बहुत ही इजी एक्ट है, एकदम आराम से आपको समझ आएगा। आपकी ड्यूटी ये कि आप मेरे साथ बैठ के पढ़ो, जितना हो सके फ्रेंड्स तक शेयर करो, और अगर आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइडेड है। आप फोकस करो, आराम से समझ आएगा। बहुत ईजी है सर सेल ऑफ गुड्स एक्ट। ठीक है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट का अपन यूनिट 1 स्टार्ट करते हैं सर। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, प्लीज ध्यान दो मेरी तरफ, बहुत सिंपल है सर। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में स्टार्टिंग में सर आपको कुछ वर्ड्स डिफाइन किए। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में स्टार्टिंग में आपको कुछ वर्ड्स डिफाइन किए। सबसे पहला इन्होंने डिफाइन किया बायर को। बायर कौन होता है? पर्सन हु बाइज और एग्रीज टू बाय गुड्स। ऐसा पर्सन जो गुड्स को बाय करता है या तो एग्रीमेंट करता है कि वो फ्यूचर डेट पे बाय करेगा, उसे बायर कहलाएंगे। सेलर कौन होता है सर? सेलर मीन्स अ पर्सन हु सेल्स और एग्रीज टू सेल गुड्स। ऐसा कोई भी पर्सन जो सेल कर रहा है गुड्स या एग्रीमेंट कर रहा है कि चल भाई मैं तेरे को फ्यूचर में सेल करूंगा, उसे सेलर कहेंगे। ठीक है, वेरी सिंपल सर। सबसे इंपॉर्टेंट है गुड्स की डेफिनेशन। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है सर, बिलीव मी, कि आपके लिए लाइफ भर काम आएगी सर। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये इस एक्ट के लिए काम आएगी, आपको आगे लाइफ में भी ये बहुत काम आएगी सर। गुड्स की डेफिनेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो क्या है गुड्स की डेफिनेशन, सेक्शन 2(7) में क्या बोलती है? एवरी काइंड ऑफ, देखो ध्यान दो, एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, हर काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी गुड्स में आती है। अदर देन, सर क्या क्या नहीं आता? अदर देन एक्शनेबल क्लेम्स एंड मनी। सर मैं आपको समझाता हूं सर। आपके जेब में जो पैसा है वो मनी है, वो मनी इन सर्कुलेशन है, जो मार्केट में पैसा घूम रहा है, दैट इज नॉट गुड्स, वो गुड्स की डेफिनेशन से बाहर है। दूसरा एक्शनेबल क्लेम। सर एक्शनेबल क्लेम क्या होता है? ऐसा कोई भी क्लेम, ऐसा कोई भी डेटर जिसके ऊपर केस किया हो और कोर्ट में केस चल रहा हो, ऐसे एक्शनेबल क्लेम्स सर गुड्स की डेफिनेशन से बाहर है। वापस एक्सप्लेन करता हूं, ध्यान से सुनना। एक्शनेबल क्लेम मतलब कोई डेटर जिससे मेरे को पैसा लेना है, वो मुझे पैसा दे नहीं रहा है, तो उसके खिलाफ मैंने कोर्ट में केस किया है, दैट इज एक्शनेबल क्लेम। एक्शन लिया है अपने क्लेम के खिलाफ, जो उससे मुझे क्लेम करना था उसके खिलाफ मैंने एक्शन लिया है, वो कोर्ट में चल रहा है सर, वो बाहर है गुड्स की डेफिनेशन से। ठीक है, एक्शनेबल क्लेम इंक्लूड्स क्या क्या चीजें गुड्स की डेफिनेशन में आती है? इंक्लूड स्टॉक एंड शेयर्स। क्या स्टॉक एंड शेयर्स आएंगे सर? यस सर। ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास एंड थिंग अटैच टू और फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द लैंड। ऐसी कोई भी चीज जो जमीन पे है, जमीन का पार्ट है और जमीन पे उगती है। बेस्ट एग्जांपल सर आप ओनियन ले लो सर, और क्या बोलते हैं आलू ले लो। ये सब चीजें सर क्या है सर? थिंग्स फॉर्मिंग अटैच्ड और फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द लैंड विच आर एग्रीड टू बी सर्व बिफोर सेल अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, जिसको हम सेल कर सकते हैं सर। ठीक है, वाटरमेलन सर और एक अच्छा एग्जांपल। तो ये सब चीजें गुड्स की डेफिनेशन में इंक्लूडेड है। बहुत सिंपल है गुड्स की डेफिनेशन, आपको सिंपल ये याद रखना है। एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, सर गुड्स में दो चीजें नहीं आती है, मनी और एक्शनेबल क्लेम नहीं आती सर। इसके अलावा स्टॉक, शेयर्स, ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास या एनीथिंग फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द लैंड या अटैच टू द लैंड विच हैज बीन सर्व, जो सर्व हो सकता है सेल के टाइम, मतलब इमूवेबल प्रॉपर्टी गुड्स की डेफिनेशन से बाहर है। याद रखना सर, इमूवेबल प्रॉपर्टी गुड्स की डेफिनेशन से बाहर है। ठीक है, इसके बाद देखो सर, सबसे पहला है गुड्स की वैरायटीज, टाइप्स ऑफ गुड्स पढ़ रहे हो अपन। इसमें सबसे पहला है एग्जिस्टिंग गुड्स। बहुत ध्यान से सुनना, एग्जिस्टिंग गुड्स वो होता है सर जब हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो उस कॉन्ट्रैक्ट करते टाइम वो गुड्स होना चाहिए, शुड बी एट एग्जिस्टेंस एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। सर सिंपल है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। एक्स ने वाई को गुड्स सेल करने का कॉन्ट्रैक्ट किया, और सेल करने का कॉन्ट्रैक्ट किस चीज का किया? पार्ले जी बिस्किट का। अब मान लो अगर एक्स के पास पार्ले जी बिस्किट अभी अगर है और एक्स ने वाई के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है सेल करने का, तो इसको बोला जाएगा एग्जिस्टिंग गुड्स। सर आप इसे एग्जिस्टिंग गुड्स क्यों बोलोगे? क्योंकि जब मैं कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म कर रहा हूं ये गुड्स प्रेजेंट है, इसीलिए ये एग्जिस्टिंग गुड्स है। ठीक है, उसके बाद अगला देखो सर, एग्जिस्टिंग गुड्स के अंदर भी 3 टाइप की वैरायटी रहती है सर। मैं इसको आपको एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूं, आपको बड़ा क्लियरिटी से समझ आएगा कि ये क्या है। ठीक है, और डिफरेंस भी समझ आएगा। अनसर्टेन, एसर्टेन और स्पेसिफिक। मान लो मैंने कोई दुकान में गया, मैं दुकान में जाके किसी, मान लो किसी किराना शॉप में गया, और किराना शॉप में जनरल स्टोर में जाके मैंने बोला भैया मेरे को बिस्किट दे दो। ये जो मैं बोल रहा हूं कि सर मुझे बिस्किट दे दो, यहां पर मैंने बताया नहीं कौन सा बिस्किट, किस कंपनी का बिस्किट। दिस इज कॉल्ड अनएसर्टेन गुड्स। मेरे गुड्स यहां पर पहचाने हुए ही नहीं है। या तो मैं सिंपल बोल रहा हूं कि सर बिस्किट दे दो, वो कोई भी हो सकता है सर।
अनएसर्टेन। एसर्टेन वो होता है सर, मैंने सामने वाले को बोला भैया पार्ले जी कंपनी का बिस्किट देना, दैट इज कॉल्ड एसर्टेन गुड्स। जहां पर मैंने बता दिया मुझे किस कंपनी का चाहिए, एसर्टेन कर लिया, पहचान लिया। स्पेसिफिक क्या होता है सर? स्पेसिफिक वो होता है जहां पर मैंने बोला भैया पार्ले जी कंपनी का वो बिस्किट देखना जिसमें बीच में जेली हो, जैसे कि जिम एंड जैम, तो सर वो हो गया स्पेसिफिक, जहां पर मैं एकदम स्पेसिफिक चले गया। सर एकदम सिंपल, मैंने आपको एग्जांपल से बताया, ध्यान से सुनना सर। अनएसर्टेन होता है वो गुड्स सर जो नॉट स्पेसिफिकली आइडेंटिफाइड, जो आइडेंटिफाइड ही नहीं है। एसर्टेन गुड्स क्या है? जो आइडेंटिफाइड है। और स्पेसिफिक क्या है? वो तो एकदम स्पेसिफिक चले जाते हैं। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल में क्या बोला, पार्ले जी का जो जिम एंड जैम है वो स्पेसिफिक हो गया। भाई पार्ले जी का एक ही बिस्किट थोड़ी खाता है, जब आप पार्ले जी बोले थे तो बहुत सारी पार्ले जी की वेराइटीज है, तो एसर्टेन हुआ था कि आपने कंपनी एसर्टेन कर ली। स्पेसिफिक क्या हो जाएगा? जहां पर आप कंपनी के बाद स्पेसिफिक बता दी कि उसका कौन सा प्रोडक्ट। आया समझ? उसके बाद अगला देखो सर, फ्यूचर गुड्स। सर फ्यूचर गुड्स क्या होते हैं? ऐसे गुड्स जो अभी बने नहीं है, फ्यूचर में बनेंगे और फ्यूचर में सेल होंगे। सर वेरी सिंपल, जब हम कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर रहे थे तब ये गुड्स बन के तैयार नहीं थे। एग्जाम्पल, बहुत सिंपल एग्जाम्पल, मान लो कोई स्टूडेंट मेरे से पूछा सर क्या आपके पास नेक्स्ट ईयर की सीए फाउंडेशन के लॉ की बुक है क्या? मैंने बोला नहीं यार अभी नहीं है, आज अपन बैठ के कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, जैसे ही बनेगी मैं तेरे को दे दूंगा ये बुक। तो ये केस क्या होगा सर? फ्यूचर गुड्स का। अभी नेक्स्ट ईयर की गुड्स बने नहीं है, बट हम जब कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तब ये गुड्स का एग्जिस्टेंस नहीं है, फ्यूचर में बनेंगे और फ्यूचर में मैं दूंगा, इसीलिए इसे फ्यूचर गुड्स बोला जाता है। ठीक है, देखो दिया हुआ है, मैन्युफैक्चर्ड और प्रोड्यूस्ड और एक्वायर्ड बाय द सेलर आफ्टर मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट। आफ्टर, अभी कॉन्ट्रैक्ट बनाने के टाइम पे ये गुड्स प्रेजेंट नहीं है। उसके बाद अगला देखो सर, कंटीजेंट गुड्स। कंटीजेंट गुड्स क्या होते हैं सर? ये तो अपन पिछले चैप्टर में बहुत अच्छे से किया है सर। वो शिप वाला एग्जांपल, सर आईफोन। सर आईफोन जो है ये कंटीजेंट गुड्स है, क्यों? हो सकता है शिप आए, हो सकता है शिप ना आए, इसीलिए इसे कंटीजेंट गुड्स माना जाएगा। ठीक है, ये बहुत अच्छे से अपन पिछले चैप्टर में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में लास्ट यूनिट में मैंने आपको यही सिखाया था सर, कंटीजेंट गुड्स। उसके बाद सर अगला देखो, डिलीवरी। सर डिलीवरी क्या होती है? वेरी सिंपल सर, वेरी सिंपल, जहां पर वॉलेंट्री ट्रांसफर ऑफ पोजेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। वॉलेंट्री मतलब इच्छा से, ट्रांसफर ऑफ पोजेशन मतलब जो गुड्स है एक पर्सन ने दूसरे पर्सन को गुड्स हैंड ओवर किया, दैट इज नोन एज डिलीवरी। वॉलेंट्री ट्रांसफर ऑफ पोजेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। सर क्या डिलीवरी तीन टाइप से होती है? यस, तीन फॉर्म्स ऑफ डिलीवरी है सर। सबसे पहला दिया हुआ है एक्चुअल डिलीवरी। एक्चुअल डिलीवरी क्या होती है सर? जहां पर आप फिजिकली ट्रांसफर करो। एग्जांपल, ये पेन है, मैंने ये सामने वाले को ये पेन दे दी सर, हैंड ओवर किया ये पेन, दिस इज कॉल्ड एक्चुअल डिलीवरी। मैं सेलर, सामने वाला बायर, मैंने उसको ये पेन दे दी, उसने मुझे पैसे दे दिए, दैट इज कॉल्ड एक्चुअल डिलीवरी। कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी क्या होती है? प्लीज ध्यान से सुनना, स्टूडेंट को इसमें डाउट आता है, कई लोगों को डाउट आता है, कई लोग कंफ्यूज होते हैं सर। कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी क्या है? वेरी सिंपल, मान लो एक वेयर हाउस है, ठीक है, इस वेयर हाउस में एक्स है, ठीक है, वाई के बिहाफ में एक्स गुड्स रखा है वेयर हाउस में, वाई के बिहाफ में एक्स गुड्स रखा है वेयर हाउस में। वाई ने ये गुड्स सेल कर दिया जेड को, वाई ने ये गुड्स सेल कर दिया किसको? जेड को। अब वाई ने एक्स को क्या बोला? भाई जो ये गुड्स तू मेरे भी आप में रखा है, अब तू किसके भी आप में रख ले? जेड के भी आप में। दैट इज नोन एज कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी, जहां पर गुड्स का मूवमेंट तो नहीं हुआ पर गुड्स की ओनरशिप पास हो गई। जहां पर गुड्स का मूवमेंट नहीं हुआ बट गुड्स की ओनरशिप पास हो गई, दैट इज नोन एज कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। वेरी सिंपल, ठीक है। अब तीसरा देखो सर, तीसरा आपको दिया हुआ है सर सिंबॉलिक डिलीवरी। अब फिर इसमें स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। वेरी सिंपल, बहुत आराम से समझना सर। मान लो x, ठीक है, और ये y, और यहां पर एक कैरियर वाला है, ठीक है, ट्रांसपोर्टर बोल लो, कई स्टूडेंट को दिक्कत है तो सर ट्रांसपोर्टर, ठीक है। तो एक बात समझो सर, बहुत ध्यान से सुनना, मेरा गुड्स ट्रांसपोर्ट हो रहा है, x का गुड्स ट्रांसपोर्ट हो रहा है y को, ठीक है, x का गुड्स ट्रांसपोर्ट हो रहा है y को। अब y के पास गुड्स आ रहे हैं, गुड्स अभी रास्ते में इन ट्रांजिट है, ठीक है, गुड्स अभी इन ट्रांजिट है, और इन ट्रांजिट में y ने z को बेच दिया। सर x गुड्स बेचा था y को, y को जो बेचा गुड्स सर वो इन ट्रांजिट में, तो सर y ने ये गुड्स रास्ते में ही थे, y ने ये गुड्स z को बेच दिया। कैसे बेचा सर? डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल के थ्रू बेचा, मतलब इनवॉइस वगैरह बना दिया या ऐसे डॉक्यूमेंट बना दिया जिससे रिप्रेजेंट हो रहा है कि वाई ने अपने इस ट्रांजिट वाले गुड्स की ओनरशिप जेड को पास कर दी है।
तो इसको बोला जाता है सर सिंबॉलिक डिलीवरी। सिंपल मतलब है, सिंबॉलिक डिलीवरी मतलब सर जहां पर गुड्स की ओनरशिप पास होती है, बट कैसे ओनरशिप पास होती है सर? डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल, ऐसे डॉक्यूमेंट के थ्रू ओनरशिप पास होती है जिससे हम रिप्रेजेंट कर सके कि वो सामने वाला अब इसका ओनर बन गया। जैसे वाई ने जेड को ये डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल दिया, भले ही गुड्स रास्ते में इन ट्रांजिट में, बट वाई ने जेड को ये गुड्स की डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करी। इससे ये पता चल रहा है कि वो जेड को ओनरशिप उस गुड्स की पास ऑन कर रहा है। इसको बोलते हैं सिंबॉलिक डिलीवरी। वेरी सिंपल, ठीक है। ये 3 टाइप ऑफ डिलीवरी मैंने आपको एग्जांपल से समझाया ताकि क्लियरिटी आए, क्योंकि कई स्टूडेंट को इसमें कंफ्यूजन होता है। अब अगला देखो सर, गुड्स आर सेड टू बी इन डिलीवरेबल स्टेट व्हेन दे आर इन सच अ कंडीशन दैट द बायर वुड अंडर द कॉन्ट्रैक्ट बी बाउंड टू टेक द डिलीवरी ऑफ गुड्स। सर कोई भी गुड्स को डिलीवरेबल स्टेट में माना तब जाता है सर जब बायर उस गुड्स को ले सकता है। एग्जाम्पल, मान लो अपन कोई शॉप गए, शॉप में टीवी खरीदने गए। सर मान लो मेरे को कोई टीवी पसंद आई और सेलर के पास वो टीवी पैक पड़ी हुई है, एकदम पैक पड़ी हुई है, कोई दिक्कत नहीं है, तो उस केस में सर गुड्स को डिलीवरेबल स्टेट में इसलिए माना जाएगा क्योंकि बायर उस गुड्स को लेके जा सकता है, कोई इशू नहीं है। पर अगर मान लो उस गुड्स को डिलीवरेबल स्टेट में लाने की जरूरत है, अपन पढ़ेंगे आगे, बहुत डीप में पढ़ेंगे सर, जहां पर अगर गुड्स डिलीवरेबल स्टेट में लाने की जरूरत है, उस केस में सर बायर गुड्स को ले जा नहीं सकता, तो उस केस में बायर के पास पोजीशन ट्रांसफर नहीं होगा। डोंट वरी, ये बहुत डीप में सर सेकंड और थर्ड चैप्टर में, अपन सेकंड और थर्ड यूनिट में इसको बहुत डीप में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी आप एक बार सिंपल के लिए समझ लो, कोई भी गुड्स डिलीवरेबल स्टेट में तब माना जाएगा जब बायर उसको उठा के ले जा सकता है, बायर उसको ले जा सकता है, बायर उसकी पोजीशन ले सकता है, ठीक है। उसके बाद अगला देखो सर, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स। सर ऐसे डॉक्यूमेंट जो गुड्स के ओनरशिप को रिप्रेजेंट करे उसको बोला जाता है डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स। ऐसे डॉक्यूमेंट्स जो गुड्स की ओनरशिप पता चलता है कि हाँ ये गुड्स हमारा है, तो उससे पता चलता है, वो सब डॉक्यूमेंट्स को क्या बोला जाता है? डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स। वेरी सिंपल। उसके बाद सर मर्केंटाइल एजेंट, बहुत सिंपल सर। अच्छा, एक वर्ड और आता है सर जिसमें स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं सर, एक होता है डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल, ठीक है, एक होता है डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल। सर डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल मतलब ऐसे डॉक्यूमेंट्स जिससे सिर्फ हमें यह पता चलता है कि इस डॉक्यूमेंट का मालिक कौन है। इसका बेस्ट एग्जांपल है सर, बेस्ट एग्जांपल है शेयर सर्टिफिकेट, ठीक है। हमारी बुक में भी यही दिया हुआ है क्योंकि ये बहुत अच्छा एग्जांपल है सर, शेयर सर्टिफिकेट। सर शेयर सर्टिफिकेट को इसलिए बोला जाता है क्योंकि शेयर सर्टिफिकेट में जिसका नाम लिखा है आपको यह पता चल जाएगा कि ये बंदा इस शेयर्स का मालिक है, इसलिए बोला जाता है डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल। अब वो जितने भी शेयर्स है उन शेयर्स का मालिक कौन है जिनका नाम शेयर सर्टिफिकेट में लिखा है, डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल, दिखा रहे कि किसका टाइटल है उस चीजों से रिलेटेड। आया समझ? उसके बाद अगला देखो सर, मर्केंटाइल एजेंट। वेरी सिंपल सर, मर्केंटाइल एजेंट क्या होता है? सर जो भी बिजनेस, जो भी गुड्स को सेल कर सकता है ऑन बिहाफ ऑफ सेलर, एक एजेंट जो नॉर्मली होता है उसे ही मर्केंटाइल एजेंट बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद सर प्रॉपर्टी। सर ये वर्ड अभी अपन एकदम सिंपल नॉर्मल समझेंगे, आगे इसका बहुत रिलेवेंस है, थर्ड यूनिट तो इसी पे टिका है सर, तो बहुत ध्यान से समझो सर। और इस वर्ड को याद रखना है कि प्रॉपर्टी वर्ड का मतलब होता है सर ओनरशिप। प्रॉपर्टी वर्ड का मतलब ही होता है ओनरशिप। आपको एकदम दिमाग में, ब्लड में बैठा लेना है कि प्रॉपर्टी वर्ड का मतलब है यहाँ पर ओनरशिप। सर यहाँ पर प्रॉपर्टी वर्ड का मतलब आप इमोबल प्रॉपर्टी नहीं सोचोगे, प्रॉपर्टी वर्ड का मतलब है ओनरशिप, ओनरशिप, ठीक है, ओनरशिप, याद रखना। अगला सर इंसॉल्वेंट, ये हमें पता है सर, इंसॉल्वेंट तब कोई पर्सन कहलाता है सर जब उसके डेट ज्यादा हो जाते हैं उसकी एसेट से, तो बट ऑब्वियस सी बात है सर वो क्या कहलाता है? इंसॉल्वेंट। ये हम पहले भी समझ के आए। सर प्राइस क्या होती है? जो भी गुड्स की प्राइस रहती है सर। क्वालिटी ऑफ गुड्स, ये तो डिपेंड करता है सर कि वो किस टाइप का गुड्स है, किस स्टेट पे, किस कंडीशन पे, उसकी क्वालिटी उससे पता चलती है। अब ध्यान दो सर क्या बोलता है, सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल को डिफाइन किया, प्लीज ध्यान देना। सेल वर्ड का मतलब होता है जब प्रॉपर्टी, ध्यान दो, द प्रॉपर्टी इन गुड्स इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द सेलर टू द बायर इमीडिएटली, दैट इज कॉल्ड सेल। एकदम सिंपल एग्जांपल, एकदम सिंपल एग्जांपल। मान लो मैं गया सवेरे सवेरे दूध लेने गया, मैं दूध लिया, सामने वाले ने मेरे को दूध का पैकेट दिया, मैंने उसे पैसे दिए, दिस इज कॉल्ड सेल सर। द प्रॉपर्टी इन गुड्स इज ट्रांसफर्ड इमीडिएटली, वो गुड्स का ओनर मैं तुरंत बन गया और मैंने तुरंत उसे पैसे दे दिए, दैट इज सेल। सेल वो होता है सर जहां पर तुरंत ट्रांजेक्शन्स होते हैं सर, तुरंत मैं उसे पैसा दूंगा, वो मुझे गुड्स देगा, तुरंत तुरंत कहानी खत्म होती है, दैट इज सेल। तो सर आपके मन में क्वेश्चन आएगा सर एग्रीमेंट टू सेल क्या होता है? एग्रीमेंट टू सेल वो होता है सर जहां पर गुड्स तुरंत ट्रांसफर नहीं होते,
ओनरशिप तुरंत ट्रांसफर नहीं होती, यहां पर सिर्फ एग्रीमेंट, बातचीत हुई है सर, अभी तो सिर्फ बातचीत हुई है, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस का खेल हुआ है सर, अभी कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं हुआ है, परफॉर्म करना बचा है। देखो सर, द ओनरशिप ऑफ गुड इज नॉट ट्रांसफर्ड इमीडिएटली, इट इज इंटेंडिंग टू बी ट्रांसफर एट अ फ्यूचर डेट अपॉन द कंप्लीशन ऑफ सर्टेन कंडीशन। फ्यूचर डेट में होगा, अभी हुआ नहीं है, मैं ये नहीं बोल रहा हूं होगा नहीं सर, होगा बट फ्यूचर डेट में होगा। एग्जाम्पल, एक्स ने बोला, ध्यान से सुनना सर, एक्स ने बोला वाई को, भाई गुड्स मैं तेरे को नेक्स्ट मंथ दे दूंगा और तुम मेरे को पैसे भी नेक्स्ट मंथ दे देना, ठीक है, अभी लॉकडाउन चल रहा है नहीं दे पा रहा हूं, अपन बैठ के एक एग्रीमेंट कर लेते हैं जहां पर दोनों पार्टी एक दूसरे से एग्री कर लेती है, ऑफर और एक्सेप्टेंस हो जाता है, बट यहां पर ओनरशिप, पोजीशन सब अभी ट्रांसफर नहीं हुआ है, फ्यूचर में होगा, दैट इज नोन एज एग्रीमेंट टू सेल। कभी भी कोई पूछे एग्रीमेंट टू सेल क्या है तो बोला भाई बातचीत हुई है, अभी बातचीत हुई है कि सामने वाला पार्टी माल बेचेगा और हम उसे पैसे देंगे, अभी कुछ हुआ नहीं है सर, वो फ्यूचर में होगा, ठीक है। When agreement to sell become sale, सर ये एग्रीमेंट टू सेल सेल कब बन जाएगा? वेरी सिंपल सर, जब कोई कंडीशन जो एग्रीमेंट टू सेल की कंडीशन थी वो अगर फुलफिल हो जाए, जैसे मैंने सामने वाली पार्टी को बोला था भाई आज अपन बैठ के एग्रीमेंट कर लेते, जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा अपन आगे ट्रांजेक्शन्स कर लेंगे, लॉकडाउन खुला, यहाँ लॉकडाउन खुला और कंडीशन सेटिस्फाई हुई तो मैं उसको गुड्स दिया, वो मुझे पैसे दिया, तो यहां पर क्या हुआ, एग्रीमेंट टू सेल किस में कन्वर्ट हो गया? सेल में कन्वर्ट हो गया। आया समझ? वेरी सिंपल, वेरी वेरी सिंपल, ठीक है। उसके बाद देखो, द फॉलोइंग एलिमेंट्स मस्ट को एग्जिस्ट एज टू कंस्टिट्यूट अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। क्या क्या एलिमेंट्स कंस्टिट्यूट होना चाहिए? सबसे पहले देखो, कॉमन सेंस से समझना सर, एटलीस्ट टू पार्टी, बट ऑब्वियसली बात है सर, कोई आदमी अपने आप को थोड़ी माल बेचेगा सर, बायर और सेलर दो पार्टी होना चाहिए सर। नेसेसरी क्या होना चाहिए? गुड्स, हम पढ़ के आए सर, इमूवेबल प्रॉपर्टी तो सेल ऑफ गुड्स एक्ट में आएगा भी नहीं। उसके बाद है सर प्राइस इन मनी नॉट इन काइंड, सर नॉट इन काइंड, काइंड इसलिए नहीं क्योंकि काइंड होता तो वो बार्टर सिस्टम हो जाता सर, गुड्स के बदले गुड्स हो जाता। फिर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी वर्ड का मतलब अपन ने क्या समझा था? प्रॉपर्टी वर्ड का मतलब अपन ने बोला था ओनरशिप, तो ट्रांसफर इन प्रॉपर्टी मतलब ओनरशिप ट्रांसफर होना चाहिए सर। हो सकता है सर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल एब्सोल्यूट और कंडीशनल, हो सकता है सर कोई पर्सन सेल करते टाइम कोई कंडीशन लगा दे, भाई पहले तेरे को एडवांस देना पड़ेगा, हो सकता है कोई कंडीशन ना लगाए सर, ये तो डिपेंड करेगा कॉन्ट्रैक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट में। और उसके बाद देखो सर, ये लिखा हुआ है एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी प्रेजेंट। एसेंशियल एलिमेंट्स मतलब कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए सर, उनके बीच में एग्रीमेंट होना चाहिए, ठीक है। अच्छा ध्यान से सुनना सर, लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए, ये सिंपल जो और भी अपन एलिमेंट्स पढ़ के आए ना वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के, सेक्शन 10 में पढ़े, कुछ अदर देन सेक्शन 10 में थे, वो सब एसेंशियल एलिमेंट्स भी सेटिस्फाई होना चाहिए अदर देन जो ये मेंशन्ड है, भाई कि दो पार्टी तो होना चाहिए, गुड्स तो होना चाहिए, प्राइस होना चाहिए, मनी कंसिडरेशन होना चाहिए, ठीक है, कंडीशन चाहो तो डाल सकते हो, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी होना चाहिए, ओनरशिप होना चाहिए, ये सब तो है ही। इसके अलावा चाहो तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स के जो एसेंशियल्स है वो भी कंप्लाई होना चाहिए सर। ऐसा नहीं है आप अनलॉफुल काम थोड़ी कर सकते हो सर, अनलॉफुल थोड़ी काम कर सकते हो, तो लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए, लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, वो सब जो कॉम्पिटेंसी ऑफ द पार्टीज होना चाहिए, माइनर वगैरह नहीं होना चाहिए, वो सब भी एसेंशियल्स यहां पर अप्लाई होंगे। आया समझ? वेरी सिंपल। उसके बाद देखो सर, सेल और एग्रीमेंट टू सेल के बीच का डिफरेंस क्या है? बहुत सिंपल सर, आराम से देखना, आपको आराम से समझ आएगा सर। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी सर, सेल के केस में इमीडिएटली वो मुझे गुड्स दिया, मैंने उसे पैसे दिए, दोनों अपने पार्टी अपना अपना काम किए, दोनों अपने अपने घर। सर एग्रीमेंट टू सेल में तो फ्यूचर डेट में, अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है सर, अभी तो सिर्फ बातचीत हुई है। नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इट इज एन एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। एग्जीक्यूटेड क्यों बोला जाता है सर? दोनों पार्टी अपने ऑब्लिगेशंस परफॉर्म कर लिए। और एग्रीमेंट टू सेल को क्या बोला जाता है? एग्जीक्यूटरी। क्यों सर? दोनों पार्टी का या तो ऑब्लिगेशन परफॉर्म करना बचा, या एक पार्टी ने परफॉर्म कुछ कर दिया और दूसरे पार्टी का बचा हुआ, ठीक है। रेमेडीज फॉर द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, सर मान लो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है तो सेलर कैन स्यू द बायर फॉर प्राइस। भैया मैंने गुड्स सेल किया है तो ओनरशिप तो उस गुड्स के पास हो गई है, अब मैं बायर से क्या ले सकता हूं? प्राइस ले सकता हूं। एग्रीमेंट टू सेल के केस में सर यहां पर आप प्राइस नहीं ले पाओगे क्योंकि आपने गुड्स तो दिया ही नहीं है, यहां तो सिर्फ बातचीत हुई है। यहां पर आप क्या कर सकते हो सर? डैमेजेस क्लेम कर सकते हो, सिर्फ डैमेजेस। भाई तेरे से बातचीत हुई थी, तेरे से कॉन्ट्रैक्ट किया था, तेरे कारण मैं किसी और को नहीं बेच पाया, उसके कारण मुझे नुकसान हो गया, गुड्स की वैल्यू कम हो गई, तो मुझे डैमेजेस दे दे, तो आप डैमेजेस क्लेम कर सकते हो, ठीक है। लाइबिलिटीज ऑफ द पार्टीज, सर यहां पर अगर गुड्स को कुछ भी होता है, सेल के केस में अगर गुड्स को कुछ भी होता है तो बायर लायबल रहेगा। क्यों सर? ओनरशिप ट्रांसफर हो गई है, पोजीशन ट्रांसफर हो गया तो बायर लायबल रहेगा। एग्रीमेंट टू सेल के केस में सर सेलर लायबल रहेगा क्योंकि ओनरशिप और पोजीशन कुछ भी ट्रांसफर नहीं हुआ है सर, सब कुछ सेलर के पास पड़ा हुआ है। उसके बाद सर बर्डन ऑफ रिस्क, यहां पर बायर का है क्योंकि बायर की ओनरशिप है, यहां पर सेलर का है क्योंकि सेलर के पास गुड्स से ओनरशिप है। नेचर ऑफ राइट, जस्ट इन रेन जस्ट इन पर्सोनम,
सर ये वर्ड्स अभी छोड़ दो, ये वर्ड मैं आपको डिटेल में आगे एक्सप्लेन करूंगा कि राइट इन रैम और राइट इन पर्सोनम क्या होता है, बहुत डिटेल में हम इसको पढ़ेंगे सर। राइट ऑफ रीसेल क्या होता है? द सेलर कैन नॉट सेल। अरे भाई कैसे सेल करेगा, मैंने तो गुड्स उसको दे दिया है, ओनरशिप पोजीशन सब ट्रांसफर हो गया, तो यहां पर रीसेल तो कर ही नहीं सकते आप। सर क्या एग्रीमेंट टू सेल के केस में सेलर रीसेल कर सकता है? यस बिल्कुल कर सकता है सर, बिल्कुल कर सकता है, क्यों नहीं करेगा सर। क्या आप एक बात समझो ना सर, गुड्स मेरे पास ही है, ओनरशिप मेरे पास ही है, अब अगर वो मान लो एग्रीमेंट को तोड़ देता है तो कल के दिन मैं ये गुड्स किसी और को बेच दूंगा। इसलिए एग्रीमेंट टू सेल के केस में सेलर के पास राइट है कि वो किसी और को गुड्स बेच सकता है, ठीक है। अगला देखो सर, डिस्टिंग्विश बिटवीन सेल एंड हायर परचेज। अब सेल और हायर परचेज, अरे यार सॉरी, सेल और हायर परचेज, सेल और हायर परचेज के बीच में क्या डिफरेंस है? सर हायर परचेज होता क्या है? वेरी सिंपल सर, जब भी कभी कोई गुड्स आप इंस्टॉलमेंट बेसिस पे लेते हो दैट इज नोन एज हायर परचेज। जिसका बेस्ट एग्जांपल है सर, जब अपन कोई भी गाड़ियां खरीदते हैं, मोबाइल खरीदते हैं, फ्रिज खरीदते हैं, टीवी खरीदते हैं, या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स या कुछ भी खरीदते हैं, और जब अपन इंस्टॉलमेंट्स पे खरीदते हैं तो उसको हायर परचेज बोलते हैं। सर जब भी कोई गुड्स अपन इंस्टॉलमेंट्स पे खरीदते हैं तो उसे हायर परचेज बोलते हैं सर। इस गुड्स में डिलीवरी, इस केस में गुड्स की डिलीवरी तो हो जाती है सर, ओनरशिप पास नहीं होती सर, हम सिर्फ बेनिफिशियल ओनर रहते हैं सर। रजिस्टर्ड ओनर तो हम तब बनते हैं सर जब गुड्स की लास्ट इंस्टॉलमेंट आप पे कर देते हो सर। जब तक लास्ट इंस्टॉलमेंट नहीं पे करते तब तक आप रजिस्टर्ड ओनरशिप नहीं बन सकते सर। आप बेनिफिशियल ओनर हो, आप उस प्रॉपर्टी को यूज करो, उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड आप ही की जिम्मेदारी सब है, बेनिफिशियल ओनर हो सर, आप बेनिफिट उठाओ उस प्रॉपर्टी का। बट आप रजिस्टर्ड ओनर तो सर लास्ट इंस्टॉलमेंट जब आप पे करोगे तभी होगे सर, ठीक है। तो सर इसके भी अपन को डिफरेंशिएशन देखना है सर, बहुत सिंपल है सर, देखो ध्यान दो। सबसे पहला दिया हुआ टाइम ऑफ पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी, सेल और हायर परचेज के केस में सर, सेल में तो इमीडिएटली अब भी अपन पढ़ के एग्जीक्यूटेड होता है सर, यहां तो आप लास्ट इंस्टॉलमेंट में ही ओनरशिप पास होगी, ठीक है। सॉरी, पोजीशन ऑफ द पार्टी, पोजीशन क्या है पार्टी की सर? सेल के केस में बायर ओनर बन जाता है सर, यहां पर आप ओनर नहीं बनते हो सर, ओनर तो आप जब लास्ट इंस्टॉलमेंट पे करोगे तब बनोगे सर, अभी तो आप एज अ बेली ट्रीट होते हो सर। बेली क्या होता है अभी मैं नीचे आपको बेलमेंट समझाऊंगा, वहां पर बेलर बेली भी समझा दूंगा, अभी टेंशन मत लो। आप ये मानो कि सर ओनरशिप जो है वो लास्ट इंस्टॉलमेंट में पास होती है। टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, सर यहां पर आप टर्मिनेट नहीं कर सकते सर, क्योंकि ओनरशिप पास हो गई है, गुड्स पास हो गया है, आप प्राइस क्लेम कर लो, कहानी खत्म सर। हायर परचेज के केस में अगर सामने वाला अगर आपको इंस्टॉलमेंट नहीं देता सर, टर्मिनेट कर दो कॉन्ट्रैक्ट, गुड्स वापस खींच के ले आओ सर। खींची हुई गाड़ी बोलते हैं ना सर, जैसे कि कोई आदमी इंस्टॉलमेंट पे नहीं कर पा रहा है, कोई अगर इंटरेस्ट पे नहीं कर पा रहा है, तो हम क्या करते हैं उसकी गाड़ी खींच लेते हैं, यही होता है सर हायर परचेज के केस में, ठीक है। उसके बाद देखो सर, बर्डन ऑफ रिस्क ऑफ द इंसॉल्वेंसी ऑफ द बायर, अगर बायर इंसॉल्वेंट हो गया सेल के केस में तो सेलर उससे क्या ले सकता है सर? मैक्स टू मैक्स प्राइस रिकवर कर सकता है गुड्स की, क्योंकि गुड्स की ओनरशिप और पोजीशन तो उसी के पास है। इस केस में सर हायर परचेज के केस में हम उससे गुड्स ही वापस ले लेंगे सर, अगर वो इंसॉल्वेंट हो गया, क्योंकि अभी वो रजिस्टर्ड ओनर नहीं बना है सर, हम उससे गुड्स वापस ले सकते हैं सर। द ओनर टेक्स नो सच रिस्क फॉर द हायर फेल्स टू पे एन इंस्टॉलमेंट, द ओनर हैज द राइट टू टेक बैक द गुड्स, ले लेगा अपना गुड्स वापस, ठीक है। उसके बाद देखो सर, ट्रांसफर ऑफ टाइटल, सर सेल के केस में तो तुरंत होती है सर ट्रांसफर ऑफ टाइटल सर, बट इसमें हायर परचेज के केस में सर जब तक लास्ट इंस्टॉलमेंट पे नहीं होती है तब तक सर यहां पर ट्रांसफर नहीं होता है टाइटल, ठीक है। आपके पास ट्रांसफर नहीं होगा टाइटल, मतलब आप ओनर नहीं कहलाओगे, आप सिर्फ बेनिफिशियल ओनर हो सर। रीसेल, क्या सेल के केस में रीसेल कर सकते हैं सर? सेलर नहीं कर सकता, बायर कर सकता है सर। बायर के पास गुड्स आ गई, ओनरशिप आ गई, पोजीशन आ गई, वो किसी और को बेच सकता है सर। हायर परचेज के केस में आप कैसे बेच दोगे सर? आप अभी रजिस्टर्ड ओनर ही नहीं बने हो तो आप बेच कैसे सकते हो? आप बोलोगे सर फिर भी तो लोग बेचते हैं सर, बेचते हैं, पर वो बेचने के लिए सर प्रोसीजर ये कि आपको एनओसी लेना पड़ता है, नॉन ऑब्लिगेशन सर्टिफिकेट लेना पड़ता है कि भाई मैं आगे गुड्स सेल कर रहा हूं और जो पैसा आएगा उससे आपका पूरा पैसा रीपे कर दूंगा। अगर नॉन ऑब्लिगेशन सर्टिफिकेट ले लेते हो और सामने वाला एग्री हो जाता है तब आप बेच पाते हो, नॉर्मल केस में आप नहीं बेच सकते सर, नॉर्मल केस में आप नहीं बेच पाओगे हायर परचेज के केस में। आया समझ? हायर परचेज का अगर केस है तो उस केस में आप नॉर्मली गुड्स को नहीं सेल कर सकते सर, आपके पास ओनरशिप ही नहीं है, रजिस्टर्ड ओनरशिप नहीं, तो आप सेल कैसे करोगे, ठीक है। उसके बाद देखो सर, डिस्टिंग्विश बिटवीन सेल एंड हायर परचेज हमने पढ़ा, अब सेल एंड बेलमेंट है सर, ये हायर परचेज नहीं है, ये बेलमेंट है सर, ठीक है। सेल एंड बेलमेंट, अब ध्यान देना सर, बेलमेंट क्या होता है? अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा सर बेलमेंट क्या होता है? वेरी सिंपल सर, बेलमेंट क्या होता है? बहुत सिंपल है सर, ध्यान से सुनना।
बेलमेंट मतलब क्या होता है, जहां पर एक पर्सन दूसरे पर्सन को कोई गुड्स स्पेसिफिक पर्पस के लिए दिया है और जैसे ही वो पर्पस होगा वो उससे वो गुड्स वापस ले लेगा। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूं, आराम से समझ आएगा सर। जो गुड्स देता है उसे बेलर बोलते हैं, जिसे देते हैं हम गुड्स उसको बेली बोलते हैं। जैसे मान लो मेरी गाड़ी ठुक गई, अब मेरी गाड़ी ठुक गई तो मेरे को उसको बनवाना था, मैंने मैकेनिक को वो गाड़ी दी बनाने के लिए, तो मैं जो दे रहा हूं मैं बेलर, मैं उस मैकेनिक को जो गाड़ी दिया वो बेली। बेली क्या करेगा, वो मैकेनिक क्या करेगा, मेरी गाड़ी बनाएगा, गाड़ी बना के मुझे गाड़ी वापस कर देगा। इस केस में सर क्या होता है, सिंपल समझना, बेलमेंट क्या होता है, जहां पर बेलर ने बेली को गुड्स दिया, किस लिए दिया, एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए, भाई तू मेरी गाड़ी बना दे। जैसे ही गाड़ी बनाएगा वो गुड्स मुझे वापस कर देगा और मुझे जो भी उसके चार्जेस है वो उसे पे करना पड़ेगा। दैट इज नोन एज बेलमेंट। बहुत सिंपल सर, ठीक है। तो सेल और बेलमेंट में क्या डिफरेंस है, वेरी सिंपल सर। सेल में ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी तुरंत होती है सर, सिंपल सी बात, अब अपन इतने बार पढ़ चुके हैं। सर बेलमेंट के केस में किस बात की ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, सर मैंने तो उसे गाड़ी बनाने के लिए दी है, उसकी गाड़ी थोड़ी को कही भाई, ओनर थोड़ी बन गया, ओनर तो मैं ही हूं, गाड़ी वो वापस करेगा सर मुझे। तो बेलमेंट के केस में ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती है सर, ठीक है, सेल के केस में होती है। उसके बाद अगला रिटर्न ऑफ गुड्स, सर सेल के केस में क्यों रिटर्न करेगा, बट बेलमेंट के केस में जैसे ही पर्पस पूरा हो जाएगा वो गुड्स मुझे वापस करेगा और मैं उसे चार्जेस पे कर दूंगा, ठीक है। कंसिडरेशन, सर सेल के केस में क्या कंसिडरेशन होता है, यस सर। बेलमेंट के केस में हो सकता है कंसिडरेशन हो और हो सकता है ना हो। मान लो मैकेनिक मेरा दोस्त है, बोला यार चल छोड़ मैं तेरे से क्या पैसे लूंगा, हो सकता है बिना पैसे के बना के दे दे और हो सकता है पैसे भी ले, वो तो डिपेंड करता है। बेलमेंट में हो सकता है कंसिडरेशन हो और ना हो, बट सेल के केस में तो कंसिडरेशन होगा। आया समझ। उसके बाद अगला देखो, सेल एंड कॉन्ट्रैक्ट फॉर वर्क एंड लेबर। सर ये जो कॉन्ट्रैक्ट फॉर वर्क एंड लेबर बोला है सर, यहां पर ठेकेदारी बोलते हैं इसको, इसको ठेकेदारी बोलते हैं। सिंपल एग्जांपल है, जैसे अपन घर बनवाते हैं, कोई रूम बनवाते हैं, कहीं पर दीवार बनवाते हैं, कहीं कुछ करवाते हैं, जो ठेकेदारी देते हैं ना अपन, उसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट फॉर वर्क एंड लेबर। सर ये जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ वर्क एंड लेबर है, यहां पर कोई गुड्स ट्रांसफर नहीं होता है, यहाँ तो सिर्फ ठेकेदारी की बात हुई है, सर्विस कॉन्ट्रैक्ट टाइप से होता है सर ये। यहाँ पर कोई गुड्स सेल नहीं हो रहा है, ना ही पोजीशन ट्रांसफर हो रही है, यहाँ पर वो बंदा अपनी ड्यूटी परफॉर्म करता है, जिस चीज की ठेकेदारी दी गई है वो ठेकेदारी वाला काम करता है, हम उसे चार्जेस देते हैं और वो अपना चले जाता है। सर इस केस में ना गुड्स सेल हो रहे हैं, ना ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी ओनरशिप वगैरह हो रही है, ये सब कुछ नहीं होता है। आया समझ। देखो देखो ये लिखा हुआ है, बट वेयर नो गुड्स आर सोल्ड एंड देयर इज ओनली द डूइंग और रेंडरिंग ऑफ सम वर्क ऑफ लेबर, वो अपने ठेकेदारी वाला काम करता है, हम उसे पैसे देते हैं, वो चले जाता है। आया समझ। उसके बाद अगला देखो सर, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हाउ मेड। आप कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कैसे बनाते हो सर, एकदम सिंपल, आराम से सुनना, एक बार में ये टॉपिक समझ आ जाएगा। सर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बनाने के लिए आप, मान लो मैं सेलर, सामने वाला बायर, मैं उसको क्या बोलता हूं, भाई मैं तेरे को गुड्स दे रहा हूं, तू मुझे पैसे दे देना। वो बोला ठीक है सर, यही तो होता है सेल। अब ये भी बोल सकता हूं, भाई मैं तेरे को गुड्स दे दूंगा, तू मेरे को पैसे बाद में दे देना, ये भी हो सकता है सर। ये भी हो सकता है कि मैं बोलूं भाई तू मेरे को पैसे एडवांस दे दे, गुड्स मैं तेरे को बाद में दूंगा, ये भी हो सकता है सर। हो सकता है मैं आधा गुड्स दूं और आधा पैसा वो मेरे को अभी दे दे, हो सकता है मैं पूरा गुड्स दूं मुझे पैसे आधे दे, हो सकता है मैं गुड्स आधा दूं पूरा पैसा दे दे। सर तो ये बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ सिचुएशन बन सकती है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हाउ मेड में। बहुत सिंपल है सर, आप नॉर्मली मार्केट में सोचो, ये सब चीजें आपको समझ आएगी। कई बार आप गुड्स लेके आ जाते हो उधारी में कि भैया पैसा बाद में दूंगा, तो ये सब केसेस आ सकते हैं सर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हाउ मेड में। इसको पढ़ने की आज सच कोई नीड नहीं है सर, इसको सिंपल एक बार भी रीड करोगे तो ये समझ आ जाता है। आप सोचो ना मार्केट में किस किस टाइप से ट्रांजेक्शन हो सकते हैं सर सेल के, वो सब ट्रांजेक्शन आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद देखो सर, सब्जेक्ट मैटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। अब जब सब्जेक्ट मैटर मतलब जिस चीज का हमने कॉन्ट्रैक्ट किया था सेल का, वो सब्जेक्ट मैटर, मेन फैक्ट, मेन इंपॉर्टेंट चीज। अब उसके बारे में क्या दिया हुआ देखो, गुड्स पेरिशिंग बिफोर मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। गुड्स खराब हो गए कब, बिफोर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना सर। मान लो मैं ब्रेड सेल करता हूं, बहुत सिंपल सर, मान लो मैं ब्रेड सेल करता हूं, मेरे पास एक पर्सन आया, बोला यार मैं आज से आपसे ब्रेड लेने का कॉन्ट्रैक्ट करता हूं, चलो हम ब्रेड लेने का कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। अब मैं उसको ब्रेड लेने का कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूं, मतलब वो मेरे से ब्रेड लेगा, मैं उसे ब्रेड सेल करूंगा, इसका हम कॉन्ट्रैक्ट एंटर करना चाहते हैं। अब जब हम ये कॉन्ट्रैक्ट एंटर करना चाहते हैं, उससे पहले जब मैं जाके अंदर देखा तो पूरी ब्रेड खराब हो गई है। गुड्स पेरिशिंग बिफोर मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट सर, बिफोर मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, बिफोर मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है सर, ये ठीक है, सॉरी, ये बिफोर मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है। तो सिंपल सी बात है सर, गुड्स पेरिशिंग बिफोर मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल।
मैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल उस बंदे के साथ बनाने वाला था, बनाने से पहले ही मैंने जाके देखा कि ब्रेड तो खराब हो गई है, तो इस केस में जो मैं कॉन्ट्रैक्ट बनाने की बात कर रहा हूं सर, ये तो बन ही नहीं सकता है, तो वॉइड हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट। क्योंकि सर जो गुड्स है, जिस ब्रेड के लिए सब्जेक्ट मैटर जो ब्रेड है आपका वही नहीं है, वही सही नहीं है, तो फिर काय का कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल आया समझ। गुड्स पेरिशिंग, खराब हो गया। अगला देखो सर, गुड्स पेरिशिंग बिफोर सेल बट आफ्टर एग्रीमेंट टू सेल। बहुत सिंपल सर, हम दो पार्टी ने एग्रीमेंट किया कि भाई मैं उसको ब्रेड बेचूंगा, वो मुझे पैसे देगा। हम जब एग्रीमेंट किए थे तब ब्रेड अच्छी थी सर, पर जब वाकई में ये सेल ट्रांजैक्शन परफॉर्म किए तो ब्रेड खराब हो चुकी थी सर। एग्रीमेंट मतलब बातचीत हुई थी, जब बातचीत की तब ब्रेड सही थी। अगले दिन सर मान लो चोरी हो गई, खराब हो गई, तो उस केस में सर यहां पर सेल होने से पहले ही जो सब्जेक्ट मैटर था वो खत्म हो गया है या खराब हो गया है, तो उस केस में हमारा कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा सर? कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? वॉइड हो जाएगा सर। कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? वॉइड हो जाएगा। देखो यही बोल रहे हैं सर, वेयर देयर इज एन एग्रीमेंट टू सेल स्पेसिफिक गुड्स एंड सब्सिक्वेंटली द गुड्स विदाउट एनी फॉल्ट ऑन पार्ट ऑफ द बायर एंड सेलर, किसी की गलती नहीं थी, पेरिश, पेरिश मतलब खराब, और बिकेम सो डैमेज दैट नो लॉन्गर एन आंसर टू देयर डिस्क्रिप्शन इन द एग्रीमेंट बिफोर द रेस्ट टू द बायर, द एग्रीमेंट इज देयर बाय अवॉइडेड। सर एग्रीमेंट क्या हो जाएगा? वॉइड, कहानी खत्म। भाई वो सामने वाला बोलेगा अब मैं क्या लेके करूंगा, बातचीत तो हुई थी, बट वो सड़ी ब्रेड थोड़ी लेके जाऊंगा। आया समझ? वेरी सिंपल। उसके बाद देखो सर, एसरटेनमेंट ऑफ प्राइस। एसरटेनमेंट ऑफ प्राइस मतलब जहां पर प्राइस को अपन एसरटेन करते हैं। एसरटेन मतलब पहचानना। सर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में कोई भी चीजों की प्राइस सेट कैसे की जाती है सर? देखो तीन तरीके सर। पहला दिया हुआ है फिक्स बाय द कॉन्ट्रैक्ट, दोनों पार्टी ने कॉन्ट्रैक्ट में लिख के गुड्स की प्राइस सेट कर ली, वेरी गुड। दूसरा है एग्रीमेंट टू बी फिक्स इन अ मैनर प्रोवाइडेड बाय द कॉन्ट्रैक्ट। सर हमने कॉन्ट्रैक्ट में लिख दिया कि दोनों पार्टी नहीं, कोई थर्ड पार्टी को लाएंगे, वो वेलवेयर देखेगा और इस गुड्स की प्राइस डिसाइड करेगा, तो फिर वो थर्ड पार्टी जैसे डिसाइड करेगा। तीसरा है डिटरमाइन इन द कोर्स ऑफ डीलिंग बिटवीन द कॉन्ट्रैक्ट्स। सर हम क्या कर रहे हैं, हम और भी कॉन्ट्रैक्ट एंटर करते हैं और मार्केट में यही सेम गुड्स किस रेट में बिकता है उस बेसिस में हम डिसाइड कर रहे हैं कि इस गुड्स का क्या रेट होना चाहिए। डिटरमाइंड बाय द कोर्स ऑफ डीलिंग बिटवीन द कॉन्ट्रैक्ट्स। ऐसे बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स हो रहे हैं, उनके बेसिस में हम डिसाइड कर रहे हैं कि इस गुड्स की प्राइस क्या होना चाहिए। सर कोई भी गुड्स की प्राइस डिसाइड करने के तीन तरीके, कॉन्ट्रैक्ट में लिख दो, थर्ड पार्टी को बुला के वेलवेयर से करवा लो, और तीसरा है सर या तो फिर क्या कर लो, आप जो और भी डीलिंग्स कर रहे हो, कॉन्ट्रैक्ट्स कर रहे हो, उस बेसिस में डिसाइड कर लो कि इस गुड्स की प्राइस क्या होना चाहिए। ठीक, उसके बाद देखो सर एग्रीमेंट टू सेल एट वैल्यूएशन। अब ये वैल्यूएशन किसकी है सर? ये वैल्यूएशन थर्ड पार्टी की है, ठीक है, ये वैल्यूएशन, हाँ ये वैल्यूएशन थर्ड पार्टी की है। अब अगर वैल्यूएशन थर्ड पार्टी की है तो सिंपल सी बात है सर, हमने अगर कॉन्ट्रैक्ट में लिख दिया था, मान लो बायर और सेलर ने कॉन्ट्रैक्ट में लिख दिया था कि भाई प्राइस मैं नहीं डिसाइड कर पा रहा हूं, तू भी नहीं कर पा रहा, एक काम करते हैं अपन थर्ड पार्टी को बुलाते हैं, वो प्राइस डिसाइड करेगा। अगर थर्ड पार्टी प्राइस डिसाइड कर पा रहा है तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर थर्ड पार्टी प्राइस डिसाइड नहीं कर पा रहा है तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा, क्योंकि वो भी गधा है। अगर वो डिसाइड नहीं कर पा रहा है तो क्या हो जाएगा? वॉइड हो जाएगा। अगर कोई भी पार्टी थर्ड पार्टी को प्राइस डिसाइड करने नहीं दे रही है, जैसे मान लो मैं सेलर, मैं थर्ड पार्टी के पास गया और उसके ऊपर बंदूक रख के बोला बेटा तू अगर प्राइस डिसाइड किया ना तो तेरे को भयानक मारूंगा। इस केस में अगर मैं उसे प्राइस डिसाइड करने नहीं दे रहा हूं तो इस केस में कॉन्ट्रैक्ट कैन बी अवॉइडेड। किसके थ्रू? बायर के थ्रू अवॉइड कर सकता है। बायर बोलेगा सर आप ऐसा कुछ कर रहे हो जिसके कारण वो प्राइस डिसाइड नहीं कर पा रहे, तो मैं कॉन्ट्रैक्ट क्या कर दूंगा? अवॉइड कर दूंगा। सर देखो बहुत सिंपल है सर, वेयर देयर इज एन एग्रीमेंट to sell goods on the terms that the price shall be fixed by the third party and he either does not, या तो वो डिसाइड नहीं करता है, या कैन नॉट मेक वैल्यूएशन, या तो वो डिसाइड नहीं कर पा रहा है, द एग्रीमेंट विल बी वॉइड। क्या हो जाएगा? एग्रीमेंट वॉइड। इन केस द थर्ड पार्टी इज प्रिवेंटेड बाय द डिफॉल्ट ऑफ either party from fixing the price, the third party at default will be liable to the damages the other party who is not in fault। मैं उसके ऊपर बंदूक रख के बोला ना प्राइस डिसाइड नहीं करेगा, तो बायर मेरे से डैमेजेस क्लेम कर सकता है सर कि आपके कारण वो प्राइस डिसाइड नहीं कर पा रहा है तो हमें लॉस हो रहा है, तो वो मेरे से डैमेजेस क्लेम कर सकता है। आया समझ? हाउएवर बायर हु हैज रिसीव्ड एंड appropriated the goods must pay a reasonable price for। सिंपल सी बात है सर, अगर मान लो अगर उसने बिना प्राइस के ही बायर को मैंने कुछ गुड्स ट्रांसफर कर दिए तो एक रीजनेबल प्राइस उस गुड्स की जितनी बनती है वो बायर को मुझे पे कर देना चाहिए। आया समझ? सर ये हमारा सेल ऑफ गुड्स एक्ट था, फर्स्ट यूनिट मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन किया। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई चीज नहीं समझ आए, आप आराम से पूछो, जितना हो सके फ्रेंड्स तक शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलना। रीजन ये अभी हमें पूरा लॉ पढ़ना है, प्लस आखिरी में क्वेश्चंस और पूरे प्रैक्टिस करना है सर, केस स्टडीज वगैरह कैसे लिखना है, ठीक है। तो ये सब चीजों में आपका बहुत काम आएगी, बहुत हेल्प होगी, बस मेरे साथ बैठ के पढ़ते रहो, ठीक। कोई भी डाउट है पूछना। चलो थैंक यू फ्रेंड्स।